ओके, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है पायलट वेव्स ऑफ डी ब्रॉगले, या इनको डी ब्रॉगले वेव्स भी कहा जाता है। So पायलट वेव्स ऑफ डी ब्रॉय, या इनको डी ब्रॉय वेव्स भी कहते हैं, और इन्हें डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये टॉपिक एक और नाम से भी मशहूर है, जिसको हम आसान अल्फाज में वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। इस टॉपिक से असल में हम बुनियादी तौर पर क्वांटम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम एक एक करके उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना शुरू करेंगे जिन पर असल में क्वांटम मैकेनिक्स खड़ी हुई है, उसकी बुनियाद जिन चीज़ों के ऊपर है। हम देखते हैं कि डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस है क्या। ये सारी कहानी असल में शुरू होती है 1920 से ही, जब बोहर ने अपनी क्वांटम थ्योरी स्टार्ट की थी, प्रपोज की थी। देन उसके बाद उसके बारे में उसके ऊपर लोगों ने काम किया और उन्हें उसमें कुछ फॉल्ट्स नजर आए। उसके अंदर बहुत सारी इनएडिकेसेस थी। मैं कुछ का हमने जिक्र उस दिन किया था, कुछ मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ एक दफ़ा, ताकि वो रिवाइज हो जाए। कुछ इनएडिकेसेस उसमें ये थी कि बोहर की थ्योरी इंटेंसिटीज के बारे में प्रेडिक्शन नहीं देती थी एटम्स की। हाइड्रोजन एटम के कुछ स्टेट्स के लिए तो बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शन करती थी, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वो इंटेंसिटीज प्रेडिक्ट नहीं करती थी, या हम ये कह सकते हैं कि वो वेवलेंथ्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। जब हम उसी बाल्मर सीरीज को, जिस तरह हमने उस दिन बात की थी कि अगर हम बाल्मर सीरीज को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके देखें, बहुत ज़्यादा एक अच्छी माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें नजर आता है कि वो असल में एक बाल्मर लाइन मजीद बहुत सारी लाइंस में डिवाइड है। ये चीज़ उसकी इंटेंसिटी कहलाती है कि तो लिहाजा बोहर की थ्योरी इस तरह की इंटेंसिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती थी। फेल टू प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटीज। दूसरा इसमें मसला ये था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किसी भी किस्म का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें नहीं मिलता। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। नो इंफॉर्मेशन अबाउट emission और absorption wavelengths of multi electron system। इस पे हम लोगों ने उस दिन काफी डिबेट की थी कि ऐसा क्यों होता है। तीसरी चीज इसमें ये थी कि हमने बोहर की थ्योरी में कहीं पर भी टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हमने जितनी भी इक्वेशंस डेवलप की वो सारी टाइम इंडिपेंडेंट हैं। इसमें हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करती हो। नो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टाइम डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स। अब इस बात का मतलब क्या है? अब हमें मिसाल के तौर पर कैसे पता लगेगा कि अगर इसको इस तरीके से देखेंगे, ये न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है। आपने एक दफ़ा उसको मेजर किया तो वो यहाँ पर मौजूद था, आपने ये तो बता दिया कि उसका रेडियस ये, यहाँ पर उसकी एनर्जी ये। हमें क्या पता, और ये किसी टाइम t1 पे। अब आप कैसे बताएंगे कि जब टाइम t2 था उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था? ये इसी स्टेट में था, ये किसी और स्टेट में था, या इस एटम ने अपनी स्टेट को तब्दील कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन को तब्दील कर लिया। बोहर की थ्योरी हमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इसमें टाइम
डेवलपमेंट नहीं है इसमें, हमें कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं मिलती जो टाइम के ऊपर डिपेंड करती हो। सो ये एक बहुत बड़ा मसला था। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें अब हम देखेंगे कि उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल के तौर पर बिहेव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पर भी तो बिहेव कर सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव और पार्टिकल दोनों तरह के नेचर्स रखती हैं, इसी तरह पार्टिकल्स के अंदर भी तो डुअल नेचर हो सकती है। लेकिन बोहर का मॉडल इसके बारे में कोई रोशनी नहीं डालता था। बोहर के मॉडल के मुताबिक अ, हम सिर्फ लाइट की पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। इवन कि ये लाइट की वेव नेचर के बारे में भी कोई इंडिकेशन नहीं देता। सो ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट से मुराद है फोटोन। पांचवी चीज इसमें यह है कि डज नॉट एक्सप्लेन वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो हमारा मेन कंसर्न है। इसमें हमें वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती वो हम चौथे इसके पॉइंट नंबर 4 से एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बोहर का मॉडल हमें सिर्फ लाइट की वेव नेचर के बारे, लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में कैसे बताता है? अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि ये अगर आपके पास दो ऑर्बिट्स हैं, इनमें अगर एक इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 में जा रहा है, तो डेफिनेटली ये किसी और फोटोन को एब्जॉर्ब करके यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन ये यहाँ पर सारी उम्र नहीं रह सकता। एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर नहीं गुजार सकता। थोड़ी देर के बाद इसको नीचे आना होगा। तो जब ये नीचे आएगा तो ये एक फोटोन एमिट करेगा। जिस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो असल में इसके बराबर होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। और ये फार्मूला लाइट की पार्टिकल नेचर के लिए है, लाइट की वेव नेचर के लिए नहीं है। जिसका मतलब है कि ये हम इससे वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। दूसरी चीज कि ये बोहर का मॉडल क्वांटाइजेशन के बारे में तो बार बार बातें करता आ रहा है, हम बार बार इसमें क्वांटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक मोशन में है, ये रिवॉल्व करता है, थोड़ी देर के बाद वापस इस पॉइंट पर आ जाता है, फिर रिवॉल्व करता है, थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ पर आ जाता है। सो लेकिन ऐसे सिस्टम्स जो पीरियोडिक ना हो वहां पर क्वांटाइजेशन कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। व्हाट अबाउट क्वांटाइजेशन वेयर वी हैव नो पीरियोडिक मोशन? तो जहाँ पर पीरियोडिक मोशन है वहां उस सिस्टम के लिए तो बोहर ने अपने पॉस्टुलेट्स दे दिए और सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो सिस्टम्स पीरियोडिक नहीं होंगे वहां पर हम किस तरीके से इस बात की वजाहत कर सकते हैं कि वहां पर क्वांटाइजेशन किस तरीके से अचीव करेंगे, वहां पर वेव पार्टिकल डुअलिटी किस तरीके से आएगी? क्या वहां पर भी बोहर का वो जो फॉर्मूला था mvr=nh/2 बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो हासिल होगा या नहीं होगा? सो ये कुछ अहम सवाल थे जिनका जवाब बोहर की थ्योरी नहीं देती थी। और साइंसदानों को ख्याल था कि अगर तो बोहर की थ्योरी कोई कामयाब थ्योरी बनना है या अगर वो नेचर की सही वजाहत करती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो एक ऐसी थ्योरी हो जो हर फिनोमेना की वजाहत कर सके, हर एक्सपेरिमेंट के साथ मुताबिकत रखती हो। इस आइडिया को, इस मसले के हल के लिए 1923 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, लुइस विक्टर डी ब्रॉय। डी ब्रॉय उस वक्त अपनी पीएचडी कर रहा था, तो उसने अपने पीएचडी थीसिस में, पीएचडी डिसर्टेशन में एक क्लेम किया, एक आइडिया प्रपोज किया। अब वो आइडिया क्या था, मैं उसका आइडिया उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बिकॉज photons have wave and particle characteristics, perhaps all forms of matter
have wave as well as particle properties. ये एक स्टेटमेंट थी। अब हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। हमने शुरू के कुछ एक्सपेरिमेंट में साबित किया कि फोटॉन्स के पास वेव नेचर होती है। ये हमें न्यूटन की थ्योरी से, ये हमें मैक्सवेल की थ्योरी से पता है। न्यूटन की थ्योरी नहीं, मैक्सवेल की थ्योरी से हमें पता है, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव नेचर होती है। इसकी मिसालें इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन है, डाइफ्रैक्शन है, और बहुत सारे फिनोमिनाज हैं। इसी तरह देन बाद में 20वीं सदी के शुरू में हमने देखा कि आइंस्टाइन, मैक्स प्लांक, कॉम्पटन वगैरह ने साबित किया, बोहर ने साबित किया कि फोटॉन के पास पार्टिकल नेचर भी होती है, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सरे प्रोडक्शन, बोहर एटॉमिक थ्योरी, पेयर प्रोडक्शन, पार्टिकल एनाहिलेशन वगैरह में हम लोग देख सकते हैं। सो ये तो फोटॉन्स के लिए एक बात होगी। फोटॉन्स ऑलरेडी एक वेव है। सो यानी कि आपके पास वेव में दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हैं, वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो हम इसको हम एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वेव है तो इसमें दो तरह के फीचर्स हैं, वेव लाइक फीचर्स भी हैं और पार्टिकल लाइक फीचर्स भी हैं। इसी तरीके से अब ब्रॉय का ख्याल ये था कि परहैप्स, शायद ऐसा हो। उसने इस बारे में कोई दावा नहीं किया था, उसने इस बारे में कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, तो उसका ख्याल था कि शायद, परहैप्स, ये मुमकिन है कि मैटर की जितनी भी इकसाम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, इंसान हो, जमीन हो, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, वो पार्टिकल नेचर तो रखती हैं, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें वेव प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। जिस तरह वेव्स के केस में ये प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस है कि वो वेव्स हैं तो उन्होंने वेव लाइक प्रॉपर्टीज रखनी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि ये भी उनमें मौजूद होती है, ये प्रॉपर्टी भी उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह डी ब्रॉय का ख्याल ये था कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पार्टिकल लाइक तो हैं, ऑब्वियस है, लेकिन उनमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी मुमकिन है। लेकिन ये एक बहुत ही एक रेडिकल आइडिया था। मैं यहाँ पर कहीं एक कमेंट लिख देता हूँ। सो बट दिस इज ए रेडिकल आइडिया। रेडिकल आइडिया ऐसे आइडिया को कहते हैं जिसका उस वक्त कोई तजुर्बाती सबूत मौजूद नहीं होता, और वो आउट ऑफ नो वेयर एक तरह से एक आइडिया प्रपोज कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हम कहते हैं न्यूटन के मुताबिक कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अचानक से कोई उठ के ये कह दे कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वेयर, ये एक रेडिकल आइडिया है, क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, हमें इस बात को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित करना होगा। सो असल में ब्रॉय का आइडिया भी उस वक्त रेडिकल आइडिया था, क्योंकि उसकी कोई एक्सपेरिमेंटल कॉन्फर्मेशन मौजूद नहीं थी। सो नो एक्सपेरिमेंटल कॉन्फर्मेशन एट दैट टाइम। सो डी ब्रॉय ने अपना ये मुकम्मल जो ख्याल था, आइडिया था, इसको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बुनियाद पर पेश किया था। उसके ज़हन में उसने इसको सिर्फ मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे इस्टेब्लिश किया था, इस पूरे आइडिया को, इस पूरे ख्याल को। सब हम असल में उस मैथमेटिक्स को देखते हैं कि उसका हकीकी आइडिया था क्या, या हम किस तरीके से डी ब्रॉय की वेव पार्टिकल्स की वेव नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। सो डी ब्रॉय का ख्याल ये था कि, अब मैं उसी चीज को दोबारा लिखता हूँ कि हम उसको एक और वे में इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन हैड ए
डुअल वेव पार्टिकल नेचर। अब ये उसकी वेव नेचर करती है क्या है? सो आपके पास एक स्पेस है, लेट्स सपोज ये एक स्पेस है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बीम मौजूद है, इस बीम ने यहाँ पर मूव तो करना है ना, यहाँ पर मूव तो करना है, या इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन ने मूव तो करना है। ये मूव किस तरीके से करेगा, ये किस तरीके से स्पेस में खुद को खुद अपनी मोशन को जस्टिफाई करेगा स्पेस में। सो ब्रॉगली का ख्याल ये था कि इस इलेक्ट्रॉन की मोशन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। सो ये इस तरीके से किसी वेव की सूरत में इलेक्ट्रॉन के गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। ये वेव असल में इसको गाइड करती है, इसके लिए पायलट का काम देती है। ये वेव इस इलेक्ट्रॉन का पायलट है जो इसको गाइड कर रही है कि इसने किस तरीके से स्पेस में ऑसिलेट करना है, किस तरीके से न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना है, किस तरीके से स्पेस में मूव करना है। इस पार्टिकल की वेवलेंथ डी ब्रॉय ने प्रपोज की कि ये एच ओवर पी के बराबर होगी, तो यानी कि एच ओवर एम वी। सो मैं इसको कह देता हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। सो इसको हम कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। अभी हम देखेंगे कि ये आइडिया क्यों, ये वाला फार्मूला किस लिहाज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या इसकी कोई ये किसी और इससे हम कोई पहले से मौजूद कोई मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तो ये हमें हमारे पिछले रिजल्ट्स के साथ कोई कंपेटिबल नहीं है, कोई मुताबिकत नहीं रखता, फिर तो इस रिजल्ट्स की कोई हैसियत नहीं है। हमने ये प्रपोज ही इसलिए किया ताकि हम असल में बोहर की थ्योरी को जस्टिफाई कर सकें। सो अभी हम देखेंगे कि इस रिजल्ट की अहमियत क्या है। सो बहरहाल इसे डी ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं। अभी मैंने इसको डिराइव नहीं किया, मैंने इसको सिर्फ प्रपोज किया है कि ये ऐसे होता है। और दूसरी तरफ हमें ये पता है कि किसी भी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हम प्लांक्स के फॉर्मूले से दे सकते हैं अगर हम उन्हें एज अ पार्टिकल कंसीडर करें। E इज इक्वल टू एच एफ, एफ इज इक्वल टू ई ओवर एच। अब यहाँ पर P और H क्या चीजें हैं? ये आपके पास रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज हैं, ये सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम्स नहीं है। सो P एंड E आर रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। सो लिहाजा हमें इनको रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज कंसीडर करना होगा। और रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज में हम P को डिफाइन करते हैं गामा एम वी से। या आप लोगों ने मैकेनिक्स के दूसरे हिस्से में पढ़ा होगा जब आप लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ रहे थे। सो ये आपके पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। और एनर्जी को इनको डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर C4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो मैथ है वो भी रिलेटिविस्टिक मैथ है। सो गामा ओवर एम नॉट। सर ये आइंस्टाइन की इक्वेशन नहीं है, E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर। जी ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ये आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन है, इसीलिए हमने इनको रिलेटिविस्टिक क्वांटिटीज कहा है। जी सर। ठीक है। मुझे मैथ्स का फॉर्मूला इस वक्त एग्जैक्ट कंफर्म नहीं आ रहा कि गामा किस तरीके से आना, लेकिन बहरहाल ये मैथ्स इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, 1 - v² ओवर C²। सो मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला, इसको एक दफ़ा आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला ये बनेगा। सो ये मैथ्स भी रिलेटिविस्टिक है यहाँ पर। अब आपने करना ये है कि इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 को इंसर्ट कर दें जहां जहां पर P आ रहे हैं। equation number 3 becomes, sorry, equation number 4 becomes E square is equal to gamma square m square v square c square plus m square C4। ये बन गया। यहाँ से आप लोग कॉमन ले लें गामा स्क्वेयर m स्क्वेयर c स्क्वेयर को। सो बाकी क्वांटिटीज आपके पास बची v² ओवर c² प्लस 1 ओवर गामा स्क्वेयर। गामा की डेफिनेशन हमारे पास होती है 1 - v² ओवर c² -1/2। इसे सिंप्लीफाई कर लें, सो आपके पास E² का फॉर्मूला बराबर आ जाएगा गामा स्क्वेयर
m²c4k। सो ये आपके पास इसकी एनर्जी निकल आएगी, या इस एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वेयर। और असल में ये असल में आपके पास रेस्ट मास होता है, तो हम इसको एम सी स्क्वेयर की फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं। सो बहरहाल यहाँ से ये आपके पास वही आइंस्टाइन की ओरिजिनल इक्वेशन निकल आई जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये काम कर लिया, अब आपने करना ये कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हम इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 आपने डिफाइन की है, एफ इज इक्वल टू ई ओवर एच मल्टीप्लाई एफ लैम्डा एच ओवर पी ई ओवर एच। सो ये एफ लैम्डा वी के बराबर होता है, ई ओवर पी। सो एक तरह से ये स्पीड हमारे पास आई है, इसको इस फॉर्मूले को होना चाहिए स्पीड ऑफ द डी ब्रॉय वेव, कि डी ब्रॉगली की जो वेव जिस स्पीड से मूव कर रही है उस वो ये होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि बट दिस इज नॉट, ये डी ब्रॉय वेव की स्पीड नहीं होती। ये फॉर्मूला वैसे डायमेंशनली तो ठीक है, लेकिन असल में ये डी ब्रॉय वेव की स्पीड नहीं होती। वो भी हम कैलकुलेट करते हैं कि डी ब्रॉय वेव की स्पीड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, और मैं भी बताऊंगा कि इस फॉर्मूले में क्या मसला है। सो बहरहाल अब हम लोग डी ब्रॉय की जम्पशन को इस्तेमाल करके देखते हैं कि बोहर की थ्योरी के साथ क्या कंपैटिबिलिटी है। सो डी ब्रॉय explanation of quantization in the Bohr model, कि बोहर मॉडल में जो क्वांटाइजेशन उसे डी ब्रॉय का आइडिया कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जब हम बात करते हैं बोहर मॉडल में क्वांटाइजेशन की, तो उससे मुराद हम लोग लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन, कैल इज इक्वल टू एन एच बार के बराबर होता है। इसकी बुनियाद पर ही हमने देखा था कि बोहर ने रेडियस और एनर्जी की क्वांटाइजेशन की थी। अब सवाल यहाँ पर, मैं कुछ सवाल पहले आप लोगों के सामने रखता हूँ कि मसला क्या है। अ, और ये वो सवाल जिनका जवाब हमें पिछली बार सोचना चाहिए था, लेकिन हमने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। असल में आप लोगों को पूछना चाहिए था कि why only certain electronic energies are allowed। मतलब इस बात का क्या, हमने उस दिन देखा था कि बोहर की थ्योरी में अगर हम ये वाली assumption लें तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर आती है, और आपके पास पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि आपको या तो माइनस ई नॉट आएगा, या माइनस ई नॉट बाई 4 आएगा, या माइनस ई नॉट बाई एन आएगा। सो यानी कि हमें सिर्फ कुछ खास एनर्जीज मिलती हैं, हर तरह की एनर्जी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि वाई ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले को ओबे करता है। कौन सी फिजिकल प्रोसेस है जो हमें जो इलेक्ट्रॉन को इस बात पर मजबूर करता है, या कौन सा ऐसा फिजिकल फीचर है, कौन सा ऐसा फिनोमेना है नेचर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इस फॉर्मूले की वजाहत कर सके। बोहर ने तो आउट ऑफ नोवेयर इस फॉर्मूले को बस लिख दिया कि ये मेरी बुनियाद है, ये मेरी असम्पशन है। लेकिन उसको इस बारे में उसको इस बारे में कोई उस वक्त कोई इंसाइट नहीं थी जब उसने पहली बार ये थ्योरी दी थी कि असल में फॉर्मूला क्यों आता है, इसकी फिजिकल डिडक्शंस क्या है। मैथमेटिकली तो ठीक है, एक आइडिया उसने दे दिया। लेकिन अब ये सोचना ज्यादा अहम है कि इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा क्या होता है कि वो इस क्वांटाइजेशन को ओबे करना शुरू कर देता है, या वो कौन सी चीजें जो उसको मजबूर करती हैं कि वो इस क्वांटाइजेशन को फॉलो करे, और देन कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर हम सर्टेन एनर्जीज और सर्टेन रेडियस की तरफ जाएं। ओके, सो देन आपके पास एक एटम के अंदर
बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होते हैं, उनके अंदर कैलकुलेट कर लें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सवाल, अगला सवाल यह है कि व्हाई डू ऑल एटम्स of the same element have same physical properties। ऐसा क्यों मुमकिन है कि जितने भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सब की एक ही फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अगर वो सारे एटम एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन सब की एनर्जी इसी के बराबर होगी, या इसके बराबर होगी, या इसके बराबर होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट स्टेट। ये दो अहम सवाल थे जिन्होंने इस वक्त डी ब्रॉय को परेशान किया था कि असल में ऐसा होता क्यों है, इन चीजों का जवाब किस तरीके से दिया जाए। सो डी ब्रॉय का आइडिया ये था कि इन तमाम बातों का जवाब हम सिर्फ एक फिनोमेना से दे सकते हैं, और वो है इंटरफेरेंस। कि अगर हम एज्यूम करें कि इलेक्ट्रॉन में किसी किस्म की इंटरफेरेंस होती है, अगर इलेक्ट्रॉन और इंटरफेरेंस फिनोमेना है वेव्स का, लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस बात को साबित कर दें कि इलेक्ट्रॉन्स में इंटरफेरेंस होती है, या इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो किसी ना किसी तरह से इंटरफेरेंस के साथ रिलेटेड है, तो शायद हम वेव पार्टिकल डुअलिटी को भी साबित कर सकें। अब इस बात को हम कैसे सोचेंगे कि इंटरफेरेंस किस तरह से हो रही है, पार्टिकल के अंदर इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। आ, इसको शायद थोड़ा सा समझाना मेरे लिए इस वक्त बोर्ड पे मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक एक मटेरियल पार्टिकल है। आप इस स्ट्रिंग को यहाँ से प्लग करें दरमियान से, बिल्कुल आपके पास एक इस तरह की वेव बनती है। या आप इस स्ट्रिंग को अगर दो मुख्तलिफ हिस्सों से प्लग करें, एक यहाँ से प्लग करें और एक इसको यहाँ से प्लग करें, तो आपके पास कुछ इस तरह की वेव मिलेगी। और कॉरेस्पॉन्डिंगली आप इसमें देख सकते हैं कि इन सारी सिचुएशन में हर पॉइंट के ऊपर हमें नोड या एंटी नोड्स नहीं मिलते। कुछ स्पेसिफिक जगह ऐसी हैं जहां पर आपको एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको एनर्जी मिनिमम मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ऐसा इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पर आपके पास एनर्जी जीरो आ जाती है। सो यानी कि जितनी भी ये वेव्स, ये बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप किसी भी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, उसको खींचते हैं, तो वो आपको असल में वेव्स बना के देता है जिनमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर नोड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, it forms waves with nodes at each end। एट ईच एंड का मतलब क्या है? जो आपकी एक वेव की वेवलेंथ होगी वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंगली नोड्स बन रहे होंगे आपके पास। यानी कि जहां पर आपके पास λ/2 का कोई मल्टीपल आ जाएगा। सो वन मल्टीपल है तो भी कोई इवन मल्टीपल आएगा। मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए ई। ई से मुराद है कि आपके पास कोई भी इवन नंबर है यहाँ पर। सो 0 2 4 6 8 कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। So, इस बात का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ सर्टन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर नोड्स बन सकते हैं, हर पॉइंट के ऊपर नोड्स नहीं बन सकते। अगर हर पॉइंट के ऊपर नोड्स नहीं बन सकते तो इसका मतलब है कि हर तरह की वेव भी नहीं बनाई जा सकती। क्योंकि अगर आप कोई और वेव बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए इस नोड को यहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये नोड पॉसिबल नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि आपको कुछ एक ऐसी वेव मिले कि जिसमें सिर्फ सर्टन नोड्स पॉसिबल हैं, और इस तरह की वेव को कहते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो ये सिर्फ एक आइडिया था उसका कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व जब कर रहे हो न्यूक्लियस के गिर्द तो असल में एक स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव बनाते हैं। तो हकीकतन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर पड़े हुए हैं, वो जो चीज उनको गाइड कर रही है रिवॉल्व करने के लिए वो ये स्टैंडिंग वेव है। ये स्टैंडिंग वेव उनका एक पाथ प्रोवाइड कर रही है कि किस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करना है। अब इस स्टेशनरी वेव के आइडिया को
उसने किस तरीके से अपनी थ्योरी के अंदर एज्यूम किया, अब हम ये देखते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, थोड़ा सा बिजेर आइडिया है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ना हुआ हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको क्लियर करना कि हमें फार्मूले में इंटरेस्टेड नहीं, हमें फार्मूले में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो याद भी रखा जा सकता है। हम ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में है कि असल में आइडिया क्या है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी, किसी ने माइक ऑन किया था। सो बहरहाल अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यही वाली एनालॉजी इलेक्ट्रॉन पे भी लगा सकते हैं। आपने अब एज्यूम क्या करना है, आप सबसे पहले ये एज्यूम करें कि इनिशियली आपके पास एक कंटिन्यूस सेट ऑफ वेवलेंथ मौजूद है, कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वेवलेंथ को पोजेस कर सकते हैं। इनिशियली एक कंटिन्यूस सेट ऑफ वेवलेंथ, ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह, अगर ये असल डायग्राम नहीं है लेकिन बहरहाल जिस तरह हम यहाँ पर कहते थे कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोई भी लैम्डा आ सकता है, तो मुझे ख्याल से यहाँ पर इसको जीरो कहना चाहिए। सो इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए भी पॉसिबल है कि वो इनमें से कोई भी वेवलेंथ पोजेस कर ले। अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक लैम्डा के लिए या ईच लैम्डा के लिए कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी, ईच लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी के लिए इनिशियल कंडीशंस भी स्पेसिफिक होंगी। तो यानी कि अगर आपके पास 100 पॉसिबिलिटीज हैं तो 100 तरह की वेलोसिटीज अवेलेबल हैं, और 100 तरह की इनिशियल कंडीशंस होंगी जो से वेलोसिटी को राइज कर रही होंगी। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी 1 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जा रही है, दूसरी 10 की रफ्तार से जा रही है, तीसरी 30 की रफ्तार से जा रही है। तीनों के लिए आपने उनको इनिशियल डिफरेंट इनिशियल कंडीशन के साथ पुश किया होगा। इनिशियली किसी एक के ऊपर आपने कम फोर्स लगाई होगी, एक के ऊपर आपने फोर्स इतनी लगाई होगी कि वो 10 मीटर फी सेकंड से जाए, तीसरी के ऊपर इतनी लगाई होगी कि वो 30 मीटर के साथ जाए। तो इसका मतलब है कि तीनों की इनिशियल कंडीशन तो डिफरेंट है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर आपके पास कंटिन्यूस सेट है वेवलेंथ का, तो हर वेवलेंथ किसी एक वेलोसिटी को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ सेट ऑफ इनिशियल कंडीशन होंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास तो अगेन कंटिन्यूस रियाम होना चाहिए पॉसिबिलिटीज का। अब फिर ये कहने का तो मतलब ही नहीं है कि आपके पास सिर्फ सर्टेन एनर्जीज अवेलेबल है, क्योंकि हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर आपके पास हंड्रेड ऑफ वीज हैं तो फिर हंड्रेड ऑफ ईज आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सर्टेन एनर्जीज ही पॉसिबल होती हैं। उसके लिए ब्रॉय का आर्गुमेंट ये था कि सून मैनी विल डाई ऑफ। क्यों खत्म हो जाएंगी? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कैसे कि अगर आपके पास एक वेव ये आ रही है और दूसरी वेव आपके पास ये है, इनका जो सुपरपोजिशन होगी वो आपको सिर्फ एक सीधी लाइन मिलेगी। तो उसने कहा था कि ऐसे कॉम्बिनेशन जितने भी होंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत सारे होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन किसी किस्म की वेव नहीं बनाएंगे। तो जिसकी वजह से ये सारे कॉम्बिनेशन, ये सारी वेव्स खत्म हो जाएंगी। सो आपके पास जो चंद एक बचेंगी वो सर्टन होंगी। सो ओनली सर्टन विल रिटेन, और उन सर्टन की कोई स्पेसिफिक एनर्जी होगी, उनकी कोई सर्टन फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ तक ये क्लियर है? इसमें कोई मुश्किल? नो सर। के सो अब मैं इसी चीज के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ कि अब वो इस आइडिया को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। ट्राई करता हूँ कि डायग्राम जरा रीजनेबल बन जाए वैसे ही। सो ये आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है किसी स्टेट n इज इक्वल टू 3 में। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है।
और सर्कुलर ऑर्बिट का सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के। आर क्या चीज है? यहां से लेकर आपके पास इससे के सेंटर से लेकर यहां तक का रेडियस है। अब ब्रॉय का आर्गुमेंट ये था कि इस इलेक्ट्रॉन में ये एक वेव बन गया आपके पास, ये 2 और ये 3। सो उसके मुताबिक यहाँ पर इस तरह से वेव्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। और मैं अगर यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव बनाऊं तो ये चीज आई आपके पास, ये एक स्टैंडिंग वेव की शेप है। अब अब यहाँ पर ये देखें कि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है ये 1 लैम्डा के बराबर है। सो ब्रॉय का आइडिया ये था कि इलेक्ट्रॉन्स में असल में स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं, और वो जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी सरकमफेरेंस के। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो असल में बराबर है 3 लैम्डा के, क्योंकि हम तीसरे ऑर्बिट में मौजूद हैं। सो जितना ऑर्बिट होगा उसके अंदर उतनी ही नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो रही होंगी। सो इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा। ये असल में डी ब्रॉय का आर्गुमेंट था। यहाँ पर अगेन अभी हमारे पास कोई ऐसी रीजनिंग मौजूद नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन डी ब्रॉय ने इनिशियली ये आर्गुमेंट हमें दिया था। ये हमारी कोई नंबर 5 है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एक दफा लिख लेता हूँ, फिर हम इसको दोबारा देखते हैं। सो अलाउड बोर ऑर्बिट्स arise because the electron matter waves interfere constructively when an integral number of wavelength exactly fits into the circumference of the circular orbits। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें थोड़ा सा। इस स्टेटमेंट को समझेंगे, स्टेटमेंट क्या कह रही है। ये आपको ये कह रही है कि वो जो सर्टन ऑर्बिट्स बनते हैं वो उसी वक्त बन सकते हैं जब आपके पास जिस ऑर्बिट में आप मौजूद हैं या उस ऑर्बिट का जितना भी सरकमफेरेंस है। अब हमें नहीं पता कि हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर है, और जो वेव जनरेट हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है। अगर आपके पास इस सरकमफेरेंस के अंदर इस वेवलेंथ का कोई इंटेग्रल मल्टीपल फिट होगा तब ही बोहर का ऑर्बिट राइज होगा, वरना नहीं होगा। बाकी हर केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो बहुत सारी जो वेव्स बनेंगी वो सारी की सारी दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके मुताबिक ऑर्बिट उसी वक्त राइज हो सकता है जब उसके सरकमफेरेंस में वेवलेंथ का कोई इंटेग्रल मल्टीपल फिट होता हो। अगर इंटेग्रल मल्टीपल फिट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये असल में डी ब्रॉय का आइडिया था। अब हम देखते हैं कि क्या इससे क्या फर्क क्या पड़ रहा है। अभी हमने स्टेटमेंट ये दी कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई
आर के बराबर। अब सवाल ये है कि ये लैम्डा किसके बराबर होगा। सो डी ब्रॉय के मुताबिक इस लैम्डा को होना चाहिए एच ओवर एम वी के बराबर, तो जिसको हम एच ओवर पी कह रहे हैं। इसे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो ये आपके पास बन जाएगा एन एच ओवर एम वी इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एन एच ओवर 2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली हमारे पास एन एच बार के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर हम ये कंडीशन लेंगे तो हम बोहर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने एक दफा बोहर का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रिकवर कर ली तो फिर आप लॉजिक दे सकते हैं कि क्यों एनर्जी और रेडियल क्वांटाइज हो रहे हैं जिस तरह हमने डिराइव किया था। सो क्लियर है ये पॉइंट। इसमें अगर किसी को कोई भी मसला आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है सर। ओके, सो यहाँ तक का हमारा एक हिस्सा पूरा हो गया। हमने उसकी एक एक्सपेरिमेंट, एक मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन दे दी कि बोहर को ऐसा और ये वो जस्टिफिकेशन थी जो बोहर नहीं दे सका था, कि बोहर ने बस एज्यूम किया था कि ऐसा होता है, उसके पास रीजन नहीं थी कि ऐसा क्यों होता है। इस रीजन, अब डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस से हमें दो तरह के फायदे हुए। एक तो हमने ये शो कर दिया कि बोहर की थ्योरी कम से कम हाइड्रोजन एटम की हद तक ठीक है। जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन वो असल में एक वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है, क्योंकि वेव लेंथ तो वेव की प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन को वेव्स की सूरत में इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो यहां से असल में आइडिया जनरेट होता है वेव पार्टिकल डुअलिटी का। और इस वेव पार्टिकल डुअलिटी को हम अब अगले अगले वीक तक बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर चुके होंगे, जहां पर हम इसकी और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और देन फिर हमारा प्रॉपरली असल में हम क्वांटम फिजिक्स को शुरू कर लेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ। सो अब हम देखते हैं कि डी ब्रॉय के इस आइडिया को हम एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से लोग वेरीफाई कर सकते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में यकीनन पढ़ा होगा। अ, इस एक्सपेरिमेंट की मोटिवेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, ये किस और इसकी बहुत ज्यादा तफसील भी नहीं जाऊंगा, ये आप लोगों की बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। वो सिर्फ चूंकि डिस्कस करने वाली बातें हैं, लेकिन उन्हें आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं। मैं सिर्फ एक आइडिया आपके सामने रखता हूँ। सो 1927 में डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी का कैसा होता है। सो बेसिकली ये एक डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था। ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स की बुनियाद पर इसको प्रूफ किया गया था। ये काम दो लोगों ने किया था, बेसिकली दो रिसर्च ग्रुप्स ने किया था। एक यूएसए में मौजूद थे, उनके नाम तो यही हैं, डेविसन और जर्मर। लेकिन इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को इस नियत से नहीं किया था कि ये डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को डिराइव करना चाहते थे या उसको शो करना चाहते थे। ये कंप्लीटली एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। ये आपकी बुक में इसके बारे में तफसील लिखी होगी, और ये एक अच्छी रीडिंग असाइनमेंट है, कि किस तरीके से ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि उसमें भी काफी टेक्निकल बातें मौजूद हैं, जो आपको कम से कम इलेक्ट्रॉन की जो आपको कम से कम पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दे सकती है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली हुआ था यूके में, जो किया था जीपी थॉमसन ने। सर जीपी थॉमसन, जॉर्ज पैगेट थॉमसन। यहां से एक नाम और जेन में आता है, जे जे थॉमसन का। सो जे जे थॉमसन इस पेयर में फादर थे, और जीपी थॉमसन सन थे। ये लिखने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर एक एक इंकशाफ होता है, जब हम जे जे थॉमसन और जीपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। सो हमें पता है कि जे जे थॉमसन ने साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। जो पार्टिकल मौजूद है वो एक इलेक्ट्रॉन है, और देन ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस। बेसिकली हम बल्कि ज्यादा बेहतर ये है कि मैं ये लिखूं अम, कि जे जे थॉमसन ने
discovery of the particle properties of electron. कुछ अरसे के बाद अगले कुछ 30 सालों के बाद उसके बेटे ने उल्टा काम किया। इसको भी नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने पर। सो उसके बेटे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवरी ऑफ द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उसके बेटे ने अपने बाप के बिल्कुल उलट काम किया और उसने ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं, और देन इसको भी इस बात में नोबेल प्राइज मिला था। ये एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट है एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से भी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? माइक ऑफ है, ऑन है किसी का? ओके, सो अब हम हिस्ट्री का तो जी सर ये वो जो प्रिंसिपल था कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो सर इनके एपोसिस पर अफेक्ट नहीं करेगा सर जब दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में? नहीं, अभी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शंस की तो बात ही नहीं की कोई। सर इंटरफेरेंस में सर नहीं, इंटरफेरेंस का ताल्लुक उसके अच्छा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आपके पास स्पिन एक जैसी नहीं होनी चाहिए। सो आपके पास मिसाल के तौर पे अगर हम हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, कॉरेस्पॉन्डिंगली l इज इक्वल टू 0 होगा, m l इज इक्वल टू 0 होगा। नहीं, हाँ ये 0 होगा। तो इसका मतलब है आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए, या तो स्पिन +1/2 होगी या स्पिन -1/2 होगी। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास एक ही शेल के अंदर मौजूद जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एक नहीं हो सकते। सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, जैसे ये हीलियम का पहला ऑर्बिट है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक ये वाला आएगा एक ये वाला आएगा। इन दोनों के लिए n की वैल्यू 1 है, इन दोनों के लिए l की वैल्यू n-1 0 है, इन दोनों के लिए m की वैल्यू 2l+1 सो 1 है। सो 1 का मतलब ये है कि आपके पास s के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पर 1 लिखना चाहिए था। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n भी सेम है, l भी सेम है, m l भी सेम है, लेकिन एक के लिए s +1/2 है और दूसरे के लिए s जो है वो -1/2 है। लेकिन ये +1/2 और -1/2 ये नहीं कहते कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है। स्पिन का इस वक्त इनकी मोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, और दर हकीकत स्पिन का मोशन से कोई ताल्लुक होता भी नहीं है। आपके ज़हन में शायद स्पिन से मुराद ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे एक जो एक मिसकंसेप्शन होती है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम बात करें कि उसकी स्पिन पॉजिटिव हाफ है तो शायद इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा, अगर उसकी स्पिन नेगेटिव हाफ है तो शायद वो इस तरीके से रिजॉल्व कर रहा होगा। कुछ इस तरह का ख्याल है आपके जहन में? जी सर, मेरे ख्याल में सर जो इंटरफेरेंस बन रहा था वो तीन वेव जो प्रोड्यूस हो रही थी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा, जो पहला था वो अपोजिट डायरेक्शन में वो जो है इंटरफेरेंस जो है प्रोड्यूस करेगा सर, वो इस पे इफेक्ट करेगा नहीं, या नहीं करेगा? उस इंटरफेरेंस का ताल्लुक स्पिन के साथ नहीं है। स्पिन एक मुकम्मल तौर पर डिफरेंट प्रॉपर्टी है। हम स्पिन को डिस्कस करेंगे जब हम इस कोर्स को एंड कर रहे होंगे, वहां पर हम देखेंगे कि स्पिन से मुराद असल में ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है स्पिन के बारे में, कि हम स्पिन से मुराद एक ऐसी चीज लेते हैं जो डायरेक्शन को अफेक्ट कर रही हो या इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं किसी तरह। कुछ ऐसा ही आइडिया है ना आपके जहन में कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है किसी, स्पिन से मुराद ये है? यस सर। अब हम देखेंगे कि वहां पर असल में तो अच्छा, अब आप यहाँ पर खुद सोचें कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पिन हम कहते हैं कि +1/2 है, कुछ की स्पिन +1 भी होती है, जैसे फोटोन, जैसे बोसोन्स हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? कुछ की स्पिन 0 होती है, जैसे फोटोन है, इसका मतलब है कि फोटोन रोटेट नहीं करता। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा या जो पार्टिकल है जिसकी स्पिन +1 है, इसका मतलब है कि ये तो पूरा चक्कर कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन जिसकी स्पिन हाफ होगी तो क्या वो आधा चक्कर काटेगा और बाद में वापस पीछे चला जाएगा? हाँ, असल में यही मसला है, यही मसला है। ऐसा होता नहीं, हम स्पिन से मुराद लेते हैं रोटेशन, लेकिन असल में स्पिन रोटेशन नहीं है। ले में रफली कह सकते हैं कि रोटेशन है, लेकिन टेक्निकली ये रोटेशन नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर स्पिन अफेक्ट नहीं कर रही। जी सर। हम इस बात को ना अभी इसकी वजाहत इसलिए मुश्किल है कि अभी हमने बहुत सारे आइडियाज को डिस्कस ही नहीं किया।
ये हम लोग आखिरी कुछ जो लेक्चर्स हमारे होंगे वहां पर मैंने एक वीक रखा हुआ है सिर्फ स्पिन की डिस्कशन के लिए। उसमें हम देखेंगे कि असल में स्पिन है क्या। स्पिन बुनियादी तौर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है किसी सिस्टम की। आप लोगों ने प्रॉब्ली मैकेनिक्स में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में शायद पढ़ा हो, लेकिन बहरहाल हम इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत तसल्ली के साथ। थैंक यू सर। फिलहाल बस आप ये ध्यान में रखें कि उस इंटरफेरेंस का ताल्लुक स्पिन के साथ नहीं है, स्पिन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्पिन उसको ये गाइड नहीं कर रही कि उसने ऊपर क्रस्ट की तरफ जाना है या नीचे ट्रफ की तरफ जाना है, एक तरह से ये कह रही। तो स्पिन का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। डेविडसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट को आपकी बुक में बहुत तरीकों से बनाया हुआ है। मैं एक रफ सी डायग्राम बना लेता हूँ जो प्रॉब्ली आप लोगों ने एफएससी में भी देखी होगी। आपके पास यहाँ पर कोई फिलामेंट मौजूद है, इस फिलामेंट के साथ कोई बैटरी अटैच होगी। यहाँ पर आपने कोई निकल का क्रिस्टल रखा हुआ है। यहाँ पर कोई मेटेलिक टारगेट है। उन जो यूज किया गया था वो निकल का क्रिस्टल था, क्रिस्टलाइन निकल था। यहाँ से इसको मैं एफ कह देता हूँ। यहाँ से कोई बीम आती है आपके पास, वो बीम आके टकराती है इस निकल की सरफेस के साथ, और इस बीम और यहाँ से देन वो फिर बीम स्कैटर होकर यहाँ इस डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ पर आपने रखा हुआ है कोई मूवेबल डिटेक्टर जो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। असल में ये आपके पास एक मूवेबल डिटेक्टर है। यहाँ पर आपके पास एंगल बन रहा है आपकी बुक के मुताबिक फाई का, और यहाँ पर एंगल है अल्फा का। ये जो बीम आपने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है जो आप थ्रो करवा रहे हैं मेटालिक टारगेट पे, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट बीम का, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। और इस बीम को हम नाम देते हैं स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम का। अब होता यहाँ पर यह है कि जब ये बीम आपके पास इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से आएगी वो निकल के इस टारगेट से टकराएगी। यहाँ पर कुछ एटम्स मौजूद होंगे, वो एटम्स क्या करेंगे, इसको किसी एंगल पे डेविएट करवा देंगे। और ये एंगल डिपेंड करेगा कि आपने कितनी वेलोसिटी के साथ, कितने वोल्टेज के साथ इनको यहाँ पर बम्बार्ड करवाया, कितनी एनर्जी के साथ। यहाँ पर हमने एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया। वो डिटेक्टर क्या करेगा, जब ये यहाँ पर आके टकराएंगे तो वो इनकी वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट कर लेगा। उसको हमने फीड किया हुआ है कि उसने किस तरीके से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। आप इसको मूव करवा सकते हैं इस डिटेक्टर को, ताकि वो जिस भी एंगल पे आए आप उनको कैलकुलेट कर लें। ये एक बहुत ही एक सादा सा एक्सपेरिमेंट था जो डेविसन और जर्मर ने किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में अब यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि आपके पास अल्फा 90 डिग्री के बराबर आ रहा है, और इसी तरीके से वोल्टेज को भी आप मैनुअली कैलकुलेट कर कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि इसके साथ कोई बैटरी अटैच होगी। कुछ इस तरीके से, ये आप डायग्राम जरा एक दफा बुक से देख लीजिएगा, ठीक है कि मैं सिर्फ यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके पास कोई एक बैटरी मौजूद है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर जब आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं फिर आप इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके पास जो अवेलेबल डाटा है जो उस वक्त मौजूद था उनके पास, वो ये कि अल्फा तो 90 डिग्री आपके पास इंसिडेंट बीम का एंगल, जो आपने इनिशियल वोल्टेज अप्लाई किया है वो 54 वोल्ट है। जिस एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स बाद में स्कैटर हुए हैं वो आपके पास 50 डिग्री है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरीके से सेट किया था कि अगर आपके पास जैसे ये निकल यहाँ पर मौजूद है, सो इस निकल में एक ये पहला आपके पास शेल आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा शेल आ रहा है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। इस तरीके से सेटिंग की गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहे हैं वो इसके पास सिर्फ पहले इलेक्ट्रॉन से ही टकरा के बाहर चले जाएं, वो दूसरी लेयर तक ना पहुंचे। ये लेयर जो होगी ये मुकम्मल तौर पर अन आप ये कह लें कि मुकम्मल तौर पर शील्डेड रहेगी, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा रहे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में आपके पास n की वैल्यू 1 है। ये ग्राउंड स्टेट में या वैलेंस स्टेट से आपके पास डाइफ्रैक्शन हो रही है। आपके पास ब्रॉगले का फार्मूला था, डी ब्रॉय का फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब यहाँ पर आपने v कैसे कैलकुलेट करना है, आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि आपने
इनको एक्सेलरेट करवाया हुआ है। सो टू कैलकुलेट वी हम कर सकते हैं, हमें पता है एक फार्मूला कि इनकी काइनेटिक एनर्जी असल में बराबर होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो क्यू वी, जिसको हम यहाँ पर ई वी कह सकते हैं। सो वी आपके पास आ गया 2 EV/m। इसे पुट कर दें कोई या नंबर 1 में। सो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h/2mEv²रूट। सो ये आपके पास एक और रिलेशन है डी ब्रॉय का। अब इसके अंदर h की वैल्यू इंसर्ट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखें और ये वोल्टेज 54 रखें। सो आपको जो लैम्डा मिलेगा वो बराबर होगा 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। ये आपके पास डी ब्रॉय वेवलेंथ है। अब हमने इस वेवलेंथ को चेक करना है उस वेवलेंथ के साथ जो आपको वेव नेचर के थ्रू मिलती है, डायफ्रैक्शन के थ्रू मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने एक्सपेरिमेंटल लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल लैम्डा है, तो थ्योरी से हमें कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटल लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ ये करना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पहले शेल से टकरा के जा रहे हैं, बाकी शेल्स तक नहीं पहुंच रहे। सो जो कंस्ट्रक्टिव, या अब ये समझें कि सो यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनके दरमियान जो फासला है, इनका जो पाथ डिफरेंस है, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ। सो यहाँ पर जो ए बी है ये असल में डी साइन फाई के बराबर है। फाई से मुराद हम लोग क्या ले रहे हैं, ये अगेन आप लोगों ने ये सारी डायफ्रैक्शंस पहले स्टडी की हुई हैं। तो यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये फाई है। यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये चीज़ फाई के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर आके टकरा रहे हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं, ये फाई के बराबर है। और हमें पता है, हमने वेव मैकेनिक्स में डिस्कस किया हुआ कि चीज़ एन लैम्डा के बराबर होती है। सो बेसिकली ये डायफ्रैक्शन पैटर्न है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। सो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा का। चूंकि हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के बराबर है, सो लिहाजा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। डी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की हुई थी लोगों ने उस वक्त, तो ये निकल के लिए इसकी वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। और ये फाई डिटेक्टर से आपको कैलकुलेट हो गया था, इस फाई की वैल्यू हमें 50 गिवन है। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली आंसर देगा 1.65 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 मीटर्स। ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला लैम्डा एग्जैक्टली बराबर आ रहा है इस नंबर के। सो अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखने के कितना डिफरेंस आ रहा है। सो बहरहाल इस बात का मतलब ये है कि इस बात का मतलब ये है कि ये एक एक्सीलेंट फिट है, या इसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इस तरीके से डी ब्रॉय का जो नज़रिया है वो साबित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव्स के तौर पर ही अपने शेल्स में मौजूद होते हैं। सो इसको हम लोग नाम देते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का, जिसके जरिए हमने साबित किया कि ये एक्सपेरिमेंट एक असल में ये इस बात की तस्दीक थी कि इलेक्ट्रॉन डबल डुअल नेचर रखते हैं। जब आप उन्हें एज अ वेव देख रहे हैं तो भी वो यही वेवलेंथ दे रहे हैं, और जब आप उन्हें एज अ पार्टिकल देख रहे हैं तो भी उनके पास उनकी यही वेवलेंथ आपको मिलती है। सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर जो होती हैं वो साइमल्टेनियस होती हैं, वो एक ही वक्त में दोनों तरह के नेचर्स रखते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास वेव पार्टिकल डुअलिटी कहलाती है। अभी हम इसकी मजीद तफसीलात कुछ हम कल डिस्कस करेंगे, जब ये वेव बनती है तो ये प्रोपेगेट कैसे होती है। मैंने क्योंकि अभी तक इसकी वेलोसिटी की बात नहीं की। मैंने शुरू में आपको कहा तो था कि ये जो रिलेशन हमने निकाला हुआ है अभी, ये वाला रिलेशन, ये गलत है। लेकिन अभी तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि ये क्यों गलत है और इसको असल में किसके बराबर होना चाहिए। ये हमारा कल के लेक्चर का टॉपिक है।
सो अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसे डिस्कस कर लें। मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। सिर्फ मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं इस फॉर्मूले में, यहाँ पर हम लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसा कहा है कि ये पहले शेल से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं। सो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हों, हाई एनर्जी बीम हो, तो फिर आपको ये वाला लॉ लगाना पड़ेगा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जिसको असल में ऐसे लिखा जाता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2। सो ये असल में ब्रैग्स लॉ कहलाता है एक्सरेज के लिए। अगर आप एक्सरेज की डायफ्रैक्शन को देख रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी, अगर आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं उस सूरत में, क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स असल में एक्सरेज को प्रोड्यूस करेंगे। सो देन फिर आपको ये फार्मूला देखना होगा। देन इन दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस क्या है, ये मैं या तो जिशान को कहूँगा, वो किसी वक्त क्लियर कर देगा, वरना ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। सो अगर नहीं भी पढ़ा तो ये आप लोग एफएससी की किताबों से भी क्लियर कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ करने लगा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।